हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब जो दोपहर तक मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अफवाह हो कि सौरभ दास और आशुतोष रांके जेपी नड्डा साहब से मिलने जा रहे हैं और इनको बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन साहब वो खबर सत्य थी। और सौरभ दास और आशुतोष की जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक वाकई हुई है जेपी नड्डा साहब के साथ। तो साहब इसमें दो ट्वीट आए हैं और फोटो भी आई है। अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। आशुतोष राणा को टैग करते हुए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सौरभ दास लिख रहा है, आई हैव बीन एट जेपी नड्डा's residence since 12 noon. The demands have been conveyed, including immediate resignation and sacking of Dharmendra Pradhan. The minister assured us that he will discuss this at the appropriate level, full stop. However, no commitment has been made. So far, the peaceful protest will not last until the demand is met. यानी सौरभ दास लिख रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, रिजिग्नेशन की बात की गई है, जेपी नड्डा जी ने वक्त मांगा है और साथ में कोई कमिटमेंट नहीं किया है, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उसके बाद आशुतोष का ट्वीट आता है मी एंड सौरभ दास को टैग करते हुए, are still at Nadda's G residence. Nadda ji has requested some time to align with their leadership. ठीक है भाई। With regards to our following demand, immediate release of Sonam Wangchuk, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वो अनलॉफुल डिटेंशन है, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, और तीसरा 1 करोड़ कंपनसेशन फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स हु कमिटेड सुसाइड। ठीक है साहब। तो साहब सुबह जो सोनम वांगचुक का ट्वीट आया था अपनी पत्नी के थ्रू, उसमें उन्होंने ये तीनों डिमांड नहीं बोली थी। समझिएगा बात को। उन्होंने बोला था कि या हम जाके नेताओं से मिल लें, या ये बोला था एमपी और नेता आके हमसे मिल लें और हमें एक कमिटमेंट मिल जाए कि सरकार इसमें अकाउंटेबिलिटी दिखाएगी। अब उस बात को लेकर मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि सोनम वांगचुक गेम कर गए हैं, पीछे हट गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, निकलना चाह रहे हैं, यही बोला था सुबह। लेकिन अब जो ये ट्वीट आए हैं और ये लेटर जो जेपी नड्डा जी को दिया गया है 3 डिमांड के साथ, अब ये बात बिल्कुल बदल गई है। और ये बदलने का कारण क्या है? ये बदलने का कारण ये है कि सुबह जो माना जा रहा था कि 25,000 आदमी फाइनली वहां पर पहुंचेगा जंतर मंतर पर, आंकड़े वो बता रहे हैं वो बढ़कर करीब 50,000 से 60,000 के बीच में आदमी पहुंच गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी काउंट होती है। बहुत से चैनल इसको लाखों में भी बताएंगे, वो एक अलग बात है। बहुत से इसको 5,000 बताएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने मेरे मित्र वहां पर आ जा रहे हैं अधिवक्ता बंधुओं, उन्होंने 2-3 में मुझसे कहा कि भाई ये रास्ता भरा है, वो रास्ता भरा है, वो रास्ता भरा है, चलना मुश्किल हो गया है। तो एक सेफ आंकड़ा है 50,000 60,000। उसके बाद जो पुलिस ने रोका, उसके बाद जो बैरिकेडिंग में धक्कम धुक्की हुई, उसके बाद जो एकदम से हाईलाइट का बूम आया है, टीयर गैस चला है, बर्बरता की जो बात आ रही है ऐसी कोई बर्बरता नहीं हुई है। लेकिन यस, जो आप अगर इसको फोटो अपॉर्चुनिटी की बात बोलें या कंटेंट अपॉर्चुनिटी की बात बोलें, तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसको शायद आज से 5 दिन पहले कोई सोच नहीं रहा था। और साथ साथ ये भी ये बोल रहे हैं कि हमको जंतर मंतर से हटाया नहीं जाएगा और हम वहां पर सिट इन चालू रखेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और अब जब वहां पर सिट इन होगा, तो जो कल रात को वहां पर सिट इन हो रहा था उसमें आंकड़ा आ रहा था 10-12 हजार लोग वहां पर मौजूद थे रात को। अब वही रात को मेरे हिसाब से अब जो आंकड़ा आएगा उसमें ये आंकड़ा भर के कुछ तो वापस लौट जाएंगे, 25-30 हजार आदमी होगा। और एक बार जब सरकार ने कमिटमेंट कर लिया है, जैसा ये बता रहे हैं कि हम आपको वहां से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आपने जब बुला लिया है तो कुछ ना कुछ जवाब सरकार को देना पड़ेगा, या कहें देना चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि अब वो ठंडे बस्ते में नहीं जा सकते, मौन व्रत में नहीं जा सकते कि भैया दही जम गई हमारे मुंह पर, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। और 2 या 3 दिन बाद जाकर फिर वहां पर पुलिस घेराव करे, फिर वहां पर पुलिस लाठी चलाए और सबको उठा उठा के ले जाए। कर आप ये भी सकते हैं, सरकार को संबोधित करके बोल रहा हूं कि कर आप ये भी सकते हैं, लेकिन मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो आज की तारीख में इस धरने को कर्टसी गवर्नमेंट, कर्टसी सोनम वांगचुक,
इस चीज को बड़ा कर दिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं, जो ये कॉकरोच पार्टी का था, वहां पर जो कार्यक्रम था, वो वहां पर मनोरंजन मंडली थी, उसको एक नया ही रूप दे दिया गया। कहीं अच्छा मैसेज जाता कि यही गवर्नमेंट का नुमाइंदा हॉस्पिटल जाता, एक वीडियो अपॉर्चुनिटी आ जाती कि साहब जूस पिलाते हुए सोनम वांगचुक की फोटो आई, और सोनम वांगचुक ट्वीट कर देता कि फिलहाल तीनों मांगे हमारी मान ली गई हैं। एक प्रतिनिधि मंडल आया और वो हमसे कह के गया है कि इस मुद्दे को सीरियसली उठाया जाएगा, और ये लड़ाई अब सड़क से संसद पे पहुंच जाएगी, पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, मैटर फिजल आउट हो जाता और मामला खत्म हो जाता। और ये जो अब नई डिमांड, अब फिर कोई जाहिल आकर बंद मुद्दी मूर्ख बोलेगा। अबे ये मैं गवर्नमेंट की तरफ से समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर फंस रही थी तो उसे क्या करना चाहिए था। मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मेरा तो ओपिनियन है नीट का जो पेपर लीक किया था, सालों को यूएपीए बनाओ कुछ एजुकेशन को लेके, ये सब यूएपीए के अपराधी हैं, इन सबको डालो, ठोक के डालो जेल में, और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, और नए नए फॉर्मूले और सीबीएसई का नया रिजल्ट कैसे बनेगा, हाईटेक रिजल्ट कैसे बनेगा, ये छोड़ो भैया, छात्रों को इतना डिस्टर्ब ना करो। मेरा तो ये ओपिनियन है, लेकिन मैं बता रहा हूं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यही चीज ज्यादा बेटर रहती है अगर सोनम वांगचुक को वहां पर जूस पिला दिया गया होता और कहा गया होता बेटा यहां भी बात मान लेंगे, और तुम्हारी लेह में तो मान ही रहे 371 आने जा रही है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात होती, और उसके बाद कॉकरोच पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली जाती, फिजल आउट कर जाती। लेकिन अब आपने युवाओं को बिठाकर, आप कोई माने ना माने, बहुत बड़ा कर दिया है, और आने वाले वक्त के लिए आपने एक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है कि कोई भी मुसीबत होगी और कॉकरोच पार्टी किसी भी मुद्दे को अब अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जो बिल्कुल बेकार होता जा रहा था, कुछ चीज डालेगी तो फिर से उसको लाखों व्यू मिलेंगे और लोग जुड़ेंगे। अभी भी पिछला वीडियो डाला था तो कुछ लोग आ गए थे कहने के लिए कि सर मोदी जी जो सोच रहे हो वो आपको नहीं पता। ठीक है बेटा, मैंने उसका यही जवाब दिया कि सोचते सोचते 303 से 240 आ गए, तुम और सोचते रहो तो 216 पर पहुंच जाओगे। ठीक, पहली बार बता रहा हूं बिल्कुल टॉपिक से अलग हटकर, लेकिन दोनों चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। पहली बार, और नाम लेके बता रहा हूं, पहली बार मेरी आरएसएस मेन बॉडी के नुमाइंदों से मीटिंग हुई आज से 3-4 दिन पहले शाम को। किसी जिम्मेदार आदमी का फोन आया कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं उधर तो जा नहीं सकता, अपनी यहां बुला लो। तो उनके यहां मेरी 1.25 घंटा मीटिंग चली, और 1.25 घंटा में करीब 11-12 मिनट वो बोले और 1 घंटा 3 मिनट मैं बोला। और मैंने जो उनको बोला अगर वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं तो वो वायरल होगा पूरे हिंदुस्तान में। रिजवान भाई ये बताइए कि मुसलमानों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? अब मैंने कहा भाई ये तुम लोगों में कौन सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? तुम लोग किस गम से मरे जा रहे हो यार? ऐसे ही बात करी मैंने। कौन से गुनाह का प्रायश्चित करने निकले हो कि जिन लोगों ने 100 साल तुम्हारे खिलाफ दुआएं की हैं, तुम्हारे खिलाफ बोले हैं, तुम पर थूका है, तुम फिर उनको जोड़ने निकल रहे हो? अरे प्रभु, मैंने कहा हिंदुओं को जोड़ लो यार, तुम काहे टाइम अपना खराब कर रहे हो? युवाओं को जोड़ लो, दलितों को जोड़ लो। तुम्हें क्या कॉम्प्लेक्स है? मैंने ये बोला, मैंने कहा आपको कॉम्प्लेक्स क्या है कि कश्मीर से जब तक कश्मीरी मुस्लिम कश्मीर की तारीफ ना करे तब तक कश्मीर नॉर्मल हो गया, इसकी तुम्हारे ऊपर मोहर ही नहीं लगती। ये पहला ऐसा उदाहरण होगा दुनिया में जहां पर जुल्म करने वाले से पूछा जाता है भैया ठीक हो ना, तरक्की हो रही है ना, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है ना, सड़कें बन रही है ना, तुम तो खुश हो ना? और जिसको पेला गया है उससे कोई नहीं पूछता। ये पहला ऐसा उदाहरण होगा पूरी दुनिया में कि कश्मीर नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर कोई कश्मीरी मुस्लिम मोहर लगा दे। और एक और कॉम्प्लेक्स है बीजेपी को कि बीजेपी सही मायने में सेक्युलर है या नहीं है, बस कोई मुसलमान इस बात पर मोहर लगा दे। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा कॉम्प्लेक्स है आरएसएस को कि बस जिन्होंने 100 साल में गालियां दी हैं, किसी तरह उनका हम एक कार्यक्रम करवा दें और वो हमारे साथ जुड़े हुए नजर आए। और इसी पर अक्सर मोहन भागवत जी बयान देते रहते हैं, क्योंकि ये चर्चा भी वहां पर हुई थी। मैंने कहा मोहन भागवत से कहो कि नीट पर लिखे, नीट पर बयान दे,
सरकार को हिदायत दे, मुस्लिम हमारे साथ जुड़ जाएं। ये बात जो मैं आपको 3 मिनट में बता रहा हूं, मैंने 1.25 घंटे में समझाई है उनको। मैंने कहा ये लेक्चर है, जो मैंने 1.25 घंटे बोला है ये अपने आप में पीएचडी है। ठीक, मैंने कहा इस पर चलने लगोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। अबे 2014 में 47% हिंदू बीजेपी के साथ जुड़ा था, मैंने उनसे ये बोला। तुम 11 साल में 47 कोई बढ़ाकर 60 कर लेते, हिंदू 60 कर लेते, तो 2024 में 540 में से 475 सीटें तुम्हारी आती अकेले बीजेपी की, और यूपी में 400 में 380 सीटें तुम्हारी आती। ये बोला मैंने उनसे। अब नाम नहीं बता रहा कौन मिलने आया था, पर एक शख्सियत मिलने आई थी। ठीक, मैंने कहा कि अगर तुम 47 से 80 नहीं बोलना हो, 100 नहीं बोलना हो कि हर हिंदू तुम्हारे साथ हो जाएगा, 60 भी कर लेते। मैंने कहा 24 आते आते 47 से 42 रह गए। और अजीब, मैंने कहा कि जोड़ने चले हो मुसलमानों के, जाना है दिल्ली, निकले हुए हो गोरखपुर के रूट पर। आपको मैंने कहा खुद नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, आप भटके हुए हैं। और आप इस तरीके से भटके हुए हैं कि शायद यही कारण था कि कांग्रेस 60 साल दंड फंड करती रही और आप इस देश की जनता को समझा नहीं पाए कि कांग्रेस इस देश के लिए हानिकारक है और हमें मौका दे दो 60 साल। और उसके बाद 2014 में जब आपको आके मौका मिला है तो आपको सबका नेता बनना है, सबका प्यारा बनना है, और मुसलमान की मोहर लग जाए, बस हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाए, तो आरएसएस एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो आज भी कह रहा हूं, मुसलमानों को छोड़ो, उन्हें मस्त रहने दो, वो बिरयानी कबाब में मस्त हैं। ना उनको मारो पीटो, ना उनको सर पे बिठाओ, ना उन्हें खुश करो, ना उन्हें परेशान करो। ए भैया, जाके हिंदुओं को देख लो, तभी तुम सरकार चला पाओगे इस देश में, वरना उल्टी गिनती ना चालू हो जाए। 303 से 240 तो पहुंच ही चुके हो, 210 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल कमेटी के साथ बहुत बड़ी बात समझा दी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।